I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। अपने पास है आज एथर 450X जनरेशन 3 एंड इसके ओनर भी मेरे साथ है जिसका नाम है मोनू। मोनू भाई आ जाओ। तो आज इसका करेंगे हम ओनरशिप रिव्यू। तो मोनू क्या हाल है? हेलो, हाय गाइस। तो मोनू शुरुआत करते हैं आपके नाम से। चलो नाम तो मैंने बता ही दिया, मोनू नाम है इनका। आप करते क्या, आपका ऑक्यूपेशन क्या है? मैं जॉब करता हूँ और मैं वाईफाई मॉडम में हूँ और गुड़गांव सेक्टर 32। कोई नहीं, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, गुड़गांव में आप जॉब करते हो, दिल्ली में आप रहते हो, तो आपका आना जाना अच्छा खासा होगा, मैं ये जान पा रहा हूँ। लेकिन चलिए उसकी बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं एथर 450X जनरेशन 3 की। तो आपने ये स्कूटी कब ली और कितने की ली, ये बता दीजिए एक बार। मैंने ये 1 नवंबर 2013 को ली थी, जो अभी प्रेजेंट में लिया था मैंने। और जो इसका जो प्राइस था ऑन रोड 165 था, तो 165 में मैंने इसे परचेज़ किया था। 165, ओके, 1,65,000 में आपने ली जनवरी में? जनवरी में, 1 1 जनवरी। अच्छा, तो पहली सर्विस इसकी हो गई होगी? हाँ, फर्स्ट सर्विस हो चुकी है इसकी। 5000 पे इसकी फर्स्ट सर्विस थी, तो मैंने इसकी 100 किलोमीटर तक रेंज पे सर्विस करा दी थी मैंने इसकी। वैसे 5000 है इसकी। 4600 पे आपने कराई फर्स्ट सर्विस? 4700 पे। तो मैं जानना चाहूँगा कि भाई पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा सर्विस का? सर्विस का तो ठीक ठाक था, मतलब ठीक था, मतलब मज़ा नहीं आया, फिर भी मज़ा नहीं आया। हाँ, वही मैं चाह रहा हूँ कि जेन्युइन रिव्यू मिले, क्योंकि ताकि लोग जान पाए कि वाकई में एथर सर्विस अच्छी दे रहा है या नहीं दे रहा। तो जेन्युइन अपने को रिव्यू चाहिए। तो एक्चुअली क्या था, मतलब सर्विस में अपने इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जिसने भी सर्विस की थी ना, तो वो एक्चुअली वो सर्विस करने वाला मुझे बेटर नहीं लगा। उसके कंपैरिजन में अगर उसके साइड के लेफ्ट साइड के जो दो वहाँ सर्विस वाले बंदे थे, वो अच्छे कर रहे थे सर्विस वो, क्योंकि जब स्टार्टिंग में कंटिन्यू एक स्कूटी लिए, कंटिन्यू उसी में लगा था, जब उसे एंड करा फिर हट जाते थे। लेकिन जिसने मेरी सर्विस की थी वो आया, पहले 15-20 मिनट बैठा रहा, देखता रहा। मैं लगा पता नहीं कब सर्विस करेगा। फिर सर्विस जैसे स्टार्ट करी उसने, सर्विस स्टार्ट करने के बाद उसने करा, फिर रुका, फिर करा, फिर रुका, फिर लंच हो गया, फिर चला गया। और फिर 1 घंटे बाद, पता नहीं काफ़ी देर बाद आया, और फिर जो मेरी सर्विस फिर किसी और नेक्स्ट पर्सन ने करी। उसने क्या करा, सीधा कवर लगाया, सीधे उतार दिया। अब उसे ये नहीं पता कि सर्विस में क्या क्या कर चुका है वो। तो मुझे इसलिए वो बेटर नहीं लगी। बाकी अदर जो थे एथर के और एम्प्लॉइज से जो सर्विस कर रहे थे, उनको देख के मुझे सही लग रहा था। मतलब वो सर्विस अच्छे से कर रहे थे। मतलब एक होता है ना खुद से कि हाँ भाई सर्विस के लिए आई है तो प्रॉपर करनी है, तो वो अच्छे से कर रहे थे। मतलब आपके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत? थोड़ा बहुत थोड़ी नहीं, बहुत लगती है मुझे। अच्छा, तो कितना टाइम आपका प्रॉपर लग गया उस दिन जिस दिन आप सर्विसिंग के लिए गए थे भाई? सर्विस के लिए मैंने कॉल करके गया था। वैसे मैं 11 बजे पहुंचा था, समथिंग 11 बजे से कुछ रहा होगा अराउंड। तो उन्होंने मुझे 4-4:30 बजे फ्री किया, ये लगा लो 4-4:30 बजे। अच्छा, तो एथर में भाई को इतना टाइम लग गया? रिवोल्ट तो वैसे ही बदनाम है, हम तो किसी भी काम के लिए जाते हैं 3-4 घंटे हमारे वैसे चले जाते हैं। लेकिन सर्विस के लिए तो देखो, चाहे ओला हो, एथर हो, चाहे पेट्रोल वाली भी हो, वैसे भी हमें पता है कि जब जाते हैं ना तो टाइम लगता है। या देकर आ जाओ, फिर शाम को लेकर आ जाओ। क्योंकि अब मुझे तो लगा था कि जल्दी हो जाएगा। चाहे मैंने उनसे पूछा था कि ये सर्विस कितने टाइम में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने फिर भी जल्दी चक्कर में 11 बजे गया, 4-4:30 बजे उन्होंने मुझे फ्री किया स्कूटी देकर, वो भी और भी जिसमें वॉशिंग नहीं थी। हाँ, वॉशिंग नहीं होती। लेकिन मैंने सुना 1-2 जगह वॉशिंग होती थी। लेकिन अभी एक इंसिडेंट हुआ था, फायर इंसिडेंट, की सर्विस सेंटर में वॉशिंग के दौरान एक स्कूटी में फायर लग गई थी। तो उस वजह से शायद मुझे लगता है कि इन्होंने वॉशिंग हर जगह बंद कर दी हो, ये भी हो सकता है। खैर चलिए इस बात को छोड़ते हैं। नहीं, वैसे एक्चुअली मैंने वॉशिंग के बारे में उनसे पता किया था, तो उनका कहना ये था कि हम वॉशिंग इसलिए नहीं करते कि हमारा एक पॉलिसी है और उन्होंने कोई सर्टिफिकेट ले रखा है, गोल्डन के नाम से कुछ सर्टिफिकेट है। तो हम ना एक ग्रीन एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं, उनका कहना ये था। तो इसीलिए ही हम वॉश नहीं करते। अदर कंपनीज़ है जो करती है वो एनवायरनमेंट को ख़राब करती है, वो उनका कहना था। लेकिन एक्चुअली मेरा कहना यह है कि मैं वॉश करता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि वॉशिंग में बाहर कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ, बाहर कहीं से भी करा सकते हो। तो जब बाहर से कहीं से करा रहा हूँ मैं, तो एनवायरनमेंट तो वहाँ पे भी ख़राब हो रहा है। और मैंने पूछना रीज़न इसलिए था क्योंकि मैं 2 बार से वॉश कर चुका था। उस कंडीशन पे मेरी स्कूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कहीं शॉर्टिंग का या कोई फायर वाला जो
लोग कहते हैं कि धोने पर फायर आग लग जाती है। मैंने उनसे कंफर्म भी किया कि मैं इन्हें बाहर वॉश कर सकता हूँ और अपने घर पे भी कर सकता हूँ पर्सनली, तो उन्होंने कहा हाँ कर सकते हो। और उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे मुझे कि आप जब वॉशिंग कराओगे तो प्रेशर से मत कराना, और जो मेन पॉइंट है ना हमारे सेक्शन वाइज कुछ इधर पानी नहीं जाना चाहिए क्योंकि इधर BMS कार्ड होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स PCB लगी होती है कि वो उनमें पानी जाने से शॉर्ट हो सकता है, जो फायरिंग का इश्यूज हो सकते हैं ना, वही रीज़न हो सकता है। बस बाकी तुम इसे पानी से धो सकते हो, वॉश कर बाहर कर सकते हो। बाकी उन्होंने मेन रीज़न ये दिया था कि एनवायरनमेंट फ्री हम लोग एक एनवायरनमेंट इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। तो पानी की सेविंग के लिए एक्चुअली उन्होंने बोला, बट यार बंदा चाहे सर्विस सेंटर में धुलाई करे चाहे घर पे या कहीं और, पानी तो वहाँ भी वेस्ट होगा ही। तो मुझे तो थोड़ा सा इलॉजिकल रीज़न ये लगा है। खैर चलिए इस बात को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि भाई आपने एथर खरीदी तो एथर ही क्यों, मार्केट में और भी ऑप्शंस अवेलेबल थे। अच्छा उससे पहले ये बता दीजिए कि पहले कौन सी बाइक थी आपके पास, ठीक है ना। अच्छा इससे पहले मैं ऑन कर रहा था अवेंजर 150। अच्छा हाँ, तो अवेंजर 150 से मैं अप डाउन करता था रेगुलर पर डे का, तो उससे ही मैं अप डाउन था, कंपनी टू ऑफिस, ऑफिस टू घर, घर से ऑफिस। तो हाँ, तो एवेंजर थी, तो एवेंजर से मतलब मुझे तो लगता है कि मेरे हिसाब से तो एवेंजर अच्छी बाइक है। तो पेट्रोल से इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होने का रीज़न क्या रहा आपके हिसाब से? नहीं, मेरे पास ऑप्शन आ गया था ना बैटरी का, तो बैटरी का मैंने वीडियोस देखी थी, 3-4 साल हो गए थे, तो लोग चला रहे थे, मार्केट में भी सही था, सही चला था। एक्चुअली मेरा जो मेन था ना रिवोल्ट के लिए था। हाँ, लोग रिवोल्ट खरीदना चाहते हैं लेकिन उसका ना रिव्यू देख करके कि सर्विस ठीक नहीं है ये वो देख करके मन हट जाता है। हाँ, मन तो हट जाता है, लेकिन ना फिर भी मेरा रिवोल्ट पे था और लास्ट टाइम तक भी मैं रिवोल्ट पे ही गया था। मैंने उसके रिव्यू भी देखे थे कि लोग ज़्यादातर मोस्टली जो प्रॉब्लम आ रही थी रिवोल्ट की तरफ से कि उसकी सर्विस की तरफ से आ रही थी कि उसका कुछ पार्ट अगर डैमेज हो गया, कुछ पार्ट नया लगाना है या कुछ कराना, तो सर्विस अवेलेबल नहीं होता था। तो जो वेटिंग पीरियड था, मतलब कि सर्विस कराते टाइम अगर छोड़ के गए तो 15-20 मिनट, 15-20 दिन या महीना भर निकलता था। और उसकी जो बुकिंग का भी था ना, बुकिंग का भी 3 महीने 4 महीने की वेटिंग का था। लेकिन मैं फिर भी इससे पहले मैं रिवोल्ट में ही गया था। तो मैंने उनसे कंफर्म किया, मैंने कहा मैम मुझे रिवोल्ट चाहिए 1 जनवरी को, और मैं दिसंबर में गया था 25 दिसंबर को। तो मुझे लगा 5 डेज़ में अगर कहीं से हो सकता है कि अगर वो कर दे तो मिल जाए, तो मैं रिवोल्ट ही लेना था एक्चुअली मुझे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बुकिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, बुकिंग भी अभी भी स्टार्टिंग नहीं है, और सेकंड क्या आपको वेटिंग 3 मंथ का तो करना ही पड़ेगा बुकिंग होने के बाद। तो मैंने उनके पास एक डमी पीस था, मैंने उनसे कहा कि ये मुझे दे दो, मैं ले लेता हूँ, इसे ले लेता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि ये डमी है, ये इसे हम नहीं दे सकते। बाकी फिर उसके बगल में ही फिर मेरा एथर का था शोरूम, तो मेरा फिर सेकंड एथर था और ओला था, मतलब सेकंड पे मेरे एथर ओला दोनों ही थे। तो मेरे नज़दीक में एथर पड़ गया, तो मैं इसलिए एथर में चला गया। और जब एथर देखी मैंने तो मुझे ठीक ठाक लगी, मुझे एक्चुअली लेनी थी, बैटरी में EV में जाना ही था तो मुझे लेनी थी। तो एथर का मुझे सही लगा, फिर मैंने डायरेक्ट ही बुकिंग करा दी वहाँ से। तो इससे पहले आपने एथर खरीदी, इससे पहले कोई और आपने इलेक्ट्रिक बाइक 2 व्हीलर कोई चलाया है? इलेक्ट्रिक हाँ, मैंने एथर भी चलाया, ऐसा नहीं है, मैंने एथर भी चलाया था, और मैंने चेतक भी चलाया है। चेतक भी अच्छा स्कूटर है, चेतक भी बहुत अच्छा स्कूटर है। चला करके आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा ना कि हाँ यार बढ़िया आइटम है, कुछ है, चलाने लायक चीज़ है। एक्चुअली मेरा एथर का ये मेन रीज़न ये भी था कि इसका ना जो किलोमीटर 145 किलोमीटर कुछ ऐसा रेंज शो हो रहा था। मैंने गूगल सर्च में किया था, तो इन्होंने जो अपना 146 किलोमीटर की रेंज थी। तो मेरा जो कंपनी से अप डाउन का है ना, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है पर डे का। तो मेरा आइडियली मुझे लगा कि 100 किलोमीटर है, अप डाउन एक चार्ज में हो जाएगा। तो जब मैं वहाँ गया सर्विस सेंटर, तो मैंने उनसे कंफर्म किया, तो उन्होंने फिर जब मैंने वहाँ देखा तो 105 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था। एक्चुअली मैंने स्कूटी वहाँ से एक राइड के लिए मांगी ना, तो मैंने वहाँ देखा 100% पे 105 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था, क्योंकि चार्ज 100% था वो। तो मैंने उनसे कंफर्म किया, मैंने कहा ये 146 था, ये 105, ये तो 105 दिखा रहा है, इसमें शो हो रहा है 100% चार्ज पे। तो उन्होंने तब बताया कि 146 जो क्लेम कंपनी करती है वो करती है इंटरनल टेस्टिंग के लिए, मतलब जो IDC रेंज। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है ना, कंपनी जब लॉन्च करती है, मतलब की टेस्टिंग करती है, तो इंटरनली एक टेस्टिंग करना होता है उन्हें ना। तो वो उन्होंने जो रेंज दिखाई थी इंटरनली वाली ही रेंज बताई थी शो एक्चुअली में, लेकिन जो एक्चुअल है 105 किलोमीटर है, वो भी इको मोड कंडीशन में। तो कहने का मतलब भाई का ये कि जो कंपनी क्लेम जो करती है ना जो रेंज, वो रियल रेंज नहीं होती। 146 कंपनी क्लेम करती है, बट रियल रेंज जो है आपको 105 किलोमीटर मिलेगी, जो कि आपके मीटर पे आपको शो करेगी। तो 105 किलोमीटर, अच्छा 105 105 किलोमीटर ये मीटर पे शो करती है, तो क्या 105 दे देती है या 105 से कम मिलती है? एक्चुअली मैंने तो ये देखा नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन मेरा आइडियली जहाँ तक देखा जाए, मैंने इसे जितना राइड किया है 105 से प्लस ही दे दी होगी।
अच्छा, ज़्यादा ही दे देती है। हाँ, मतलब कि ठीक है, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरा इको मोड पे कभी चलता ही नहीं, क्योंकि मेरा जो हाईवे रोड हुआ दिल्ली से गुड़गांव का, वो मेरा रैप मोड पे या स्पोर्ट मोड पे रहता है मेन, मतलब 65 या 75 तक का रहता है। अच्छा, स्पोर्ट मोड आपने बात की, कितने मोड है इसमें? टोटल 4 मोड है। इको मोड हो गया, नॉर्मल मोड हो गया? नहीं, इको हो गया, स्पोर्ट हो गया, इको, स्पोर्ट और इको, नॉर्मल, स्पोर्ट एंड रैप मोड। हाँ, राइट। तो अच्छा ठीक है, इको पे तो 105 किलोमीटर ये देती है, बाकी मोड्स पर? इको पे 105 का देता है। एक राइड मोड होता है, हाँ, राइड मोड पे देता है 85, और फिर स्पोर्ट में देगा 75, और जो रैप मोड होता है वो उसमें 65 किलोमीटर की रेंज देता है। तो रैप मोड का कैसा एक्सपीरियंस है वो बताओ जरा। रैप मोड का एक्सपीरियंस सबसे धांसू है, और एथर का मतलब पिकअप एवर लगता है ज़बरदस्त। और इसका जो मतलब इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर है पर आवर, मतलब कि इसकी टॉप स्पीड मैंने टॉप स्पीड भी निकाल रही है इसकी। तो रैप मोड पर 90 किलोमीटर? 90 किलोमीटर की रेंज वाला स्पीड है इसकी, टॉप स्पीड 90 है। तो मैं वैसे नॉर्मली मैं 70-75 लेके चलता हूँ पर डे का। हाँ, दिल्ली में तो वैसे भी 70-75 से ऊपर चलाना मतलब दिल्ली में नहीं, दिल्ली में तो गुड़गांव साइड, दिल्ली में तो आप घर से निकलता हूँ तो 15-20 की स्पीड में रहती है। मैं इको मोड में या स्पोर्ट मोड पे, राइड मोड पे लेके चलता हूँ। जब मैं सिग्नेचर ब्रिज पार करता हूँ तब मैं ले लेता हूँ स्पोर्ट मोड, और जब मैं गुड़गांव जब धोलाकुआ पार करता हूँ तब मैं रैप मोड ले लेता हूँ। तो ये है जेन्युइन चीज़। अच्छा ठीक है, अब भाई ने बता दिया, मैंने पूछा भी नहीं कहाँ आना जाना होता है, कितना किलोमीटर है और कितनी रेंज देती है, वो तो खुद ही बता दिया इन्होंने। अब बात आती है चार्जिंग की। अगर आप इतना ज़्यादा किलोमीटर चलते हो, डेली 100 किलोमीटर के आसपास का आपका रनिंग है, तो इतना आने जाने में जाहिर सी बात है कि एक चार्ज में मुझे नहीं लगता कि आना जाना हो जाता होगा। तो आप इसको कहाँ चार्ज करते हैं? दूसरा, अगर मुझे नहीं पता कि आप चार्ज करते नहीं करते, अगर करते हैं तो कहाँ चार्ज करते हैं, क्या इसका कैसा एक्सपीरियंस है? नहीं, इसका एक्चुअली क्या है, इसका जब भी एक चार्ज होने पर ये 65 किलोमीटर की रेंज देता है, क्योंकि मेरा रैप मोड पे होता है, मैं 65 लेके चलता हूँ। तो मेरा जो वन साइड है 50 किलोमीटर है। तो जब मैं इस अपनी कंपनी पहुँचता हूँ तो इसमें 35 या 30% बैटरी चार्ज बच पाती है, मतलब ठीक है ना, 30% ही रह पाती है, 100 से 30%, 70% यूज़ हो चुकी होती है इसमें। तो क्या मेरे पास ऑप्शन है वहाँ पर चार्जिंग का। मैं इसीलिए ही इसको परचेज़ किया था। मैंने वहाँ पे अपना एक पावर पॉइंट लगा रखा है सेक्शन, वहाँ पे मेरे जो एक टेक्नीशियन है उनके ज़रिए। तो अपनी कंपनी में? अपनी ही कंपनी में मेरे पास ऑप्शन है वहाँ पे चार्जिंग का। तो इसीलिए मैंने एक जो 16 एम्पियर का सॉकेट्स होता है तो वहाँ पे एक माउंट करवा रखा है, तो मैं वहीं पे ही चार्ज कर लेता हूँ। अरे ठीक है, हाँ, अपनी कंपनी में माउंट करा लिया सॉकेट और बढ़िया है, चार्जिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रास्ते में कभी मतलब ऑफिस और घर के अलावा कभी चार्ज किया है? नहीं, मेरे को कभी ऐसा कभी मौका भी नहीं लगा, और कभी ये मेरा ऐसा कभी चांस ही नहीं लगा। मतलब ये घर से ऑफिस से घर के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कभी कभी छोटा मोटा चलना होता है तो इतना तो % चार्ज होती है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, शायद आपको ना आइडिया उसके बारे में, जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी मैं बता दूं, एथर ने अभी क्या किया है, आप इनके अगर एथर ग्रिड से चार्ज करते हैं ना, तो आप अपने स्कूटर को 100% चार्ज नहीं कर पाएंगे। अब से आप सिर्फ 80% ही चार्ज कर पाएंगे। ऑप्टिमाइजेशन का है इसमें, 80% कैसा है ज़रूरी नहीं, या उन्होंने अपने सेटअप में उसमें सेटिंग डाल रखी है, अपना सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस कर रखा है, 80% तक हो सकता है। और ऐसा ऑप्शन इसमें भी दे रखा है ऑप्टिमाइजेशन का। इसमें क्या होता है, वो बैटरी लाइफ के लिए होता है एक्चुअली, कि हम जब चार्जिंग पे लगाते हैं तो इसमें ऑटो कट होता है। तो जब हम बैटरी चार्ज करते हैं तो हम उसमें ऑप्टिमाइजेशन में 80% तक का लगा देते हैं। तो जब चार्ज होगा ना तो चार्ज 80% पे कट ऑफ हो जाएगा, 80 से ऊपर चार्ज होगा ही नहीं। उससे क्या होगा, बैटरी की लाइफ और लॉन्ग हो जाती है, बैटरी की लाइफ अच्छी हो जाती है। दूसरा, उन्होंने एक रीज़न दिया है कि कई जगह क्या होता है कि चार्जिंग स्टेशन पर वेटिंग होती है, तो लोग काफ़ी आते हैं चार्ज करने के लिए, तो ताकि और लोग भी चार्ज कर पाएँ, उन लोगों को भी समय मिल पाए चार्जिंग के लिए। तो ये भी एक रीज़न दिया है एथर ने। तो ये सारी चीज़ें हैं चार्जिंग को लेकर के। अच्छा, भाई ने मुझे बताया था कि जब इन्होंने ये बाइक खरीदी थी स्कूटी, तो इनका परचेजिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा ठीक नहीं रहा था। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या हुआ था भाई, उस टाइम में क्या इशू था? नहीं, मेरा एक्चुअली क्या था, जब मैं परचेज़ करने गया था तो मतलब एक्सपेक्टेशन होती है खुद को कि जब बंदा 1 पैसा खर्च कर रहा है तो शोरूम वाले मतलब अच्छे से इज्जत से रिस्पेक्टली दे, मतलब कि एक फ़ोटोज़ होती है, फ़ोटो क्लिक सब होता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। मैंने एंट्री करी, ज़बरदस्त था, एंट्री करी, आया बंदा, चाय कॉफ़ी दी, मेरे साथ भी और थे मेरे साथ में, तो उन्हें चाय कॉफ़ी पानी सब दिया। वो वहाँ तक अच्छा था। उसके बाद एक्चुअली क्या था, मेरी उनसे कुछ ऐसी बहसबाजी हुई कि मतलब उनकी साइड से मुझे कुछ क्वेरी थी, मैं उनसे कर रहा था, वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैंने इसे लोन कराया था इसका। तो उसका इश्यूज़ रहा था कि मैं उनसे क्वेरी कर रहा था कि ये कैसे, तो वो भी नहीं बता पा रहा। फिर दूसरा आ रहा, सब आगे इधर उधर भाग रहे, कोई एक ढंग से बात नहीं कर रहा। तो जो लोन वाला था मैं उससे बात कर रहा था, दूसरा बंदा आ गया उसके फेवर में। ये नहीं कस्टमर के सपोर्ट में मत हो, लेकिन सेटिस्फाई कर दे।
मतलब कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, कहाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो समझा दो, एक्सप्लेन कर दो, ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब फर्स्ट न्यू ईयर मेरा ना ऐसा रहा था, उनके साथ शायद उनका भी मूड ऑफ हो गया होगा मेरा तो हो ही गया था, उनका भी हो गया, मैंने भी उनका कर दिया, उन्होंने मेरा कर दिया। तो जब मैंने तो मेरे माइंड में ये पहले से ये था कि भाई की होती है, फ़ोटोज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं था रहा। स्कूटी सीधा बाहर आ गई, चाबी दिया मुझे और मैंने चाबी ली, स्टार्ट करा, मैं लेकर आ गया। अच्छा, मतलब स्टाफ के मैं जब घर पहुंचा मैंने कहा यार फ़ोटोज़ वोटोज़ कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ मतलब मज़ा नहीं आया। मतलब स्टाफ की तरफ से थोड़ी सी कमी रही। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में गुजरावाला टाउन पर एथर का शोरूम है, तो वहाँ से भाई ने परचेज़ की थी मैंने, वहाँ से खरीदी थी इन्होंने। चलिए ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे कि भाई अब आपने स्कूटी ले भी ली, इसको चला भी रहे हो, गुड़गांव डेली आना जाना भी है, और आई थिंक 3 महीने के आसपास हो गया, 3 महीने होने वाले होंगे ना लगभग। मार्च चल रहा है ना। हाँ मार्च में 3 महीने हो जाएंगे, मार्च कंप्लीट होने के बाद। मार्च कंप्लीट होने पर 1 जनवरी को ली थी मैंने। हाँ, तो 3 महीने हो जाएंगे 1 अप्रैल को। तो अब सवाल आता है कि इतना आप चला रहे हो, आपने खरीदी, तो बचा कितना पा रहे हो? क्योंकि पहले आपके पास पेट्रोल बाइक थी, अब आप ये इलेक्ट्रिक, तो अब पैसा कितना बच रहा है? लक आ रहा है हाँ, लक यार, ये बात भी सही है, लक आ रहा है। नहीं देखो ऐसा है, ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट है एक तरीके का, जो मैंने एक पैसे 1.5 लाख जो इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो अभी तक मेरा सब कुछ ओके है, 3 महीने हो गए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और पैसा जो लग चुका है, और मेरा एक भी पैसा नहीं लगता। मतलब ये है कि बस जो है यूनिट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी की घर का चार्जिंग होती है, शायद इसका फुल चार्ज होने पे ज़्यादा 3 से 4 यूनिट लगती है, तो 3 से 4 यूनिट ज़्यादा मायने नहीं रखते। मतलब वही अगर 5-10 रुपये यूनिट भी है तो 40 रुपये भी हो गए, तो 40 रुपये में अप डाउन कर रही है गुड़गांव से अप डाउन। और जहाँ मेरी पेट्रोल वाली बाइक थी उसमें मेरा 300 रुपये, 250 से 300 रुपये का पर डे पेट्रोल लगता था। अब लगा लो मेरा 6,000 रुपये महीने में, एक 6 से 7,000 रुपये बाइक में लगते थे पेट्रोल के, और यहाँ मेरा अगर मैं देखूँ 40 रुपये पर डे का, तो 1,000 रुपये में अप डाउन हो जाता है। तो मतलब यार ये तो बहुत बढ़िया जेन्युइन चीज़ है, 1,000 रुपये के आसपास में अप डाउन हो, मतलब बच ही रहा है, जैसे कि आपने कहा कि लग कहाँ रहा है। बहुत बच रहा है, बहुत बच रहा है। अब पेट्रोल की बाइक की बात की जाए, जैसे एवेंजर थी, तो उसकी एक तो पेट्रोल की कॉस्ट हो गई, चार्ज जो भी लगता था, प्लस उसकी सर्विस हो गई। तो अभी लगा लो उसकी सर्विस ही 550 रुपये थी, बाकी इंजन ऑयल 400-500 रुपये, 1200-1500 रुपये का सर्विस चार्ज मंथली था फिक्स। एथर में, इस वाले में मेरी 5,000 किलोमीटर पर सर्विस होनी है, यानी कि 2 महीने में, है ना, 2 महीने में सर्विस होनी है। तो 2 महीने में मेरा जो फर्स्ट चार्ज लगा था 550 रुपये लगा, 530-35 समथिंग कुछ ऐसा लगा था चार्ज। तो इसमें आपका चार्ज लगा सर्विसिंग का? हाँ, सर्विस में मेरा चार्जिंग था, कोई इस पर फ्री चार्ज नहीं है, इसका 535 रुपये लगे थे। ये हमेशा ही लगेंगे इतने जब भी आप सर्विस कराओगे? ऐसा नहीं है, 5000 पे 535 है, सेकंड पे जो होगा 700 को समथिंग होगा। उन्होंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था 500, 700, 500, 700 ऐसे चलता रहेगा अल्टरनेट। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि भैया सर्विस एथर की फ्री नहीं है, बाकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना उनकी सर्विस फ्री है, एथर की फ्री नहीं है। हर सर्विस पे चार्ज है, लेकिन हर सर्विस पे चार्ज आपका बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं, हर सर्विस पे चार्ज नहीं बढ़ेगा। मतलब एक बार 500 होगा, फिर सेकंड पे 700 हो जाएगा, और फिर थर्ड सर्विस पे 500, फिर फोर्थ सर्विस 700। शायद जहाँ तक लगता है मुझे वो 500 वाली सर्विस जो होगी ना, तो वो कुछ पार्ट्स होते हैं जो खोलते हैं, उसकी सर्विस करते हैं, और 700 वालों में शायद वो कुछ चेंज करते होंगे। नहीं, चेंजिंग का तो आप शायद ब्रेक ऑयल वगैरह चेंज करते होंगे जो भी नहीं। ब्रेक ऑयल तो खैर इतना इजीली, मतलब इतना जल्दी चेंज नहीं होता है, और हो सकता है वो कुछ और पार्ट्स मतलब खोल के सर्विस करते होंगे। अगर ब्रेक शूज़ की बात की जाए तो ब्रेक शूज़ तो खैर शायद वो तो कॉस्टली पड़ते हैं, वो तो 700 पे नहीं होगा। अगर ब्रेक शूज़ अगर चेंज होंगे तो शायद 700 से ऊपर भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सेकंड के बाद ठीक, वो तो सेकंड सर्विस जब होगी तब भी हमें पता चल पाएगा इस बारे में। ओके, अभी कितनी चल चुकी है गाड़ी? ये मेरी 5,000 किलोमीटर चल गई है मेरी। अब 5,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो 5,000 किलोमीटर में जानना चाहूँगा कि ये, क्योंकि आप 1,000 किलोमीटर भी चला रहे तो पता लग जाता कि मैं कितना कंफर्टेबल महसूस कर पा रहा हूँ किसी भी व्हीकल पर, तो आप कितना कंफर्टेबल इस पर महसूस कर रहे हो? इसकी सीट क्वालिटी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है, इसकी बॉडी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको कैसी लगती है इसकी सीट कंफर्ट, इसकी बिल्ड क्वालिटी। देखो, इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो भाई ऑसम है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक जो यूज़ कर रही है, जो मैंने रिव्यू भी देखे और मेरे अकॉर्डिंग भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं से बचता हो या कोई डैमेज, मतलब कि पार्ट ही बेकार हो, ऐसा कुछ नहीं है बस। लेकिन जो कंफर्ट की बात की जाए ना, इसकी सीट के कंफर्ट की, अगर प्लेन की जाए तो प्लेन में, क्योंकि हम अप डाउन 2 लोग करते हैं, ठीक है, साथ में 2, मेरे साथ कोई साथ में जाता है, तो उनसे मैंने पूछा तो उनके लिए प्लेन तो एकदम कम्फर्ट था। अच्छा। लेकिन जो मेरे लिए था ना, राइडर के लिए, मतलब जो राइड करेगा, जो चलाएगा, उसके लिए बड़ी दिक्कत है। क्योंकि मैं 50 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर जाना, मैं कह रहा हूँ अगर 20 से 25 चला लिया ना,
तो मैं थक जाता हूँ इस सीट पे बैठ कर। तो मतलब क्या सॉफ्ट नहीं है सीट? मुझे तो सॉफ्ट लग रही है वैसे। क्या ऐसे देखोगे कंफर्ट है, सॉफ्ट लगेगा, है ना, लेकिन ना बैठे बैठे ना एक तो साइड ये सीट जो है ये ऐसे फ्लैट में है, मतलब किस तरीके से हल्का सा कर्व है, लेकिन ना बंदा ना आगे बैठ के आगे को लग जाता है या स्लिप हो जाता है, मतलब है ना। तो और सीट का जो शेप है ना, ये जिस तरीके से शेप बना रखा है, ये कंफर्ट नहीं है, मतलब इसमें कंफर्ट नहीं आ पाता है। ठीक है, थक जाता है बंदा। मैं कह रहा हूँ 50 किलोमीटर चलाने के बाद ना बंदा उठेगा बैठेगा करता रहेगा इस सीट में, एक्स सीरीज में। और जो नया वर्जन आया है शायद उसमें कुछ सीट चेंजेस कर रखा है, और उसका मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो कभी होगा तो बताते हैं। तो एथर की सीट के बारे में देखो, मैंने कभी किसी से सुना नहीं कि अच्छी बुरी कैसी है, लेकिन भाई ने इसका जेन्युइनली हमें बताया कि जो राइडर के लिए जो सीट है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, पिलियन के लिए अच्छी सीट है। तो आप लोग इसको कंसीडर करिएगा ज़रूर। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात तो भाई ने बता ही दिया। बिल्ड क्वालिटी में वैसे भी ईथर में कोई इशू है नहीं, क्योंकि आपने और भी रिव्यूज़ वगैरह देखे होंगे, तो बिल्ड क्वालिटी तो एक नंबर है भैया ईथर की, ठीक है, तो उसमें कोई इशू है नहीं। अच्छा, आपने पिलियन की बात करी कि आप लोग 2 लोग जाते हैं डेली, गुड़गांव अप डाउन रहता है, तो 2 लोगों को बिठा करके कोई इसमें रेंज में फ़र्क पड़ता है? रेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेंज किलोमीटर की रेंज में शायद तो फ़र्क पड़ जाता है, मान के चलो 18-20% का ऐसे फ़र्क पड़ जाता है, मतलब 18-20 2-3% का, बस और कुछ नहीं। मतलब 100 कभी सही रहता है, मतलब ये नहीं कि मतलब बैठ के ना बैठा हो तो भी सेम ही लगता है मुझे, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं लगता। मतलब कि 5-10 किलोमीटर के आसपास का फ़र्क पड़ जाता होगा शायद। मैंने कभी ऐसा नोट नहीं किया, वैसे पड़ जाता होगा वैसे, क्योंकि अगर हम कोई लोड ले रहे हैं तो उसका रेंज अलग होगी, अगर सिंगल है तो उसका रेंज अलग होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, कंफर्ट की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, सस्पेंशन आपको कैसे लगते हैं इसकी? चलते समय रोड पे आपको बैक में कोई पेन फील होता हो, उसकी वजह से धक्के लगते हो, झटके लगते हो कुछ, कैसे सस्पेंशन? इसके सस्पेंशन अच्छे हैं, बढ़िया है, बढ़िया, मज़ा आता है चलाने में, राइड में? हाँ बिल्कुल कंफर्ट है इसके सस्पेंशन में भी, जो इसका मोनोशॉक भी है और इसका टेलीस्कोप सस्पेंसन जो है वो ज़बरदस्त है। और कभी शॉकर्स भी अगर कहीं बाई चांस ब्रेकर या गड्ढे कुछ ऐसा आता है तो 1-2 बार बीच में आया है गड्ढे भी, कभी सडनली आ जाते हैं, तो उसमें कंट्रोल भी बहुत अच्छा आता है और कंफर्ट भी अच्छा है। अच्छा, ठीक है, चलो कंफर्ट के हिसाब से हमने सीट कंफर्ट की भी बात कर ली एंड इसके सस्पेंशन की भी हमने बात कर ली। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की, जैसे कि एक बहुत तगड़ा फीचर जो कि रिवोल्ट में नहीं है लेकिन होना चाहिए था, लेकिन मोस्टली अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ रहा है, पार्किंग असिस्ट, या हम उसको रिवर्स भी बोल सकते हैं, रिवर्स वाला जो ऑप्शन है, तो वो कैसा है एंड आप किस तरीके से उसका फ़ायदा लेते हैं? ये पार्किंग असिस्ट का जो है ना, वो उसका बैक का जो है ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी और वेट होता है तो हम बैक नहीं कर पाते हैं, शॉर्ट राइडर के लिए तो बहुत बेस्ट है ये। तो इसमें क्या होता है, बैक का ऑप्शन होता है तो ईजिली बैक हो जाती है, अगर हमारी अगर स्लोप में भी है या स्टेट में है नहीं बैक कर पाते, तो ऑप्शन इसमें बहुत बेटर है, वो हो जाता है, वो यूज़फुल है। एक्चुअली मैंने उसका बहुत ही रेयर केस में कभी यूज़ किया होगा, 3 महीने में शायद 2-3 बार, वो भी प्रैक्टिकली चेक करने के लिए पर्पज़ के लिए किया है, नहीं तो मेरा तो कोई ऐसा कोई चांस नहीं होता। लेकिन ऐसे छोटी गलियाँ है या लोड ज़्यादा है, बैक करना है, तो उस कंडीशन में पार्किंग में है कहीं वहाँ बैक करना, उस टाइम ये बहुत यूज़फुल होगा। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और फीचर की मैं बात करूंगा, ऑटो होल्ड का जो फीचर है, कुछ दिनों पहले कंपनी ने लॉन्च किया था, तो वो कितना फ़ायदेमंद है? मुझे तो क्योंकि एक काफ़ी यूज़फुल फीचर वो लगता है, आपको कितना यूज़फुल लगता है, कितनी ज़रूरत है उसकी? मेरे को तो ज़बरदस्त लगता है वो तो मेरा बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, वो हर एक के लिए होगा, क्योंकि जब भी रेड लाइट आती है दिल्ली साइड में या कहीं पे भी हम होते हैं, दिल्ली साइड भी हाईवे, मतलब पहाड़ साइड नहीं बोलेंगे, दिल्ली साइड में भी अगर बात करें तो हर जगह कहीं ना कहीं ऐसा स्लॉप टाइप का आ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम ऐसे हो चाहे ऐसे में हो तो हमें ब्रेक लगा के रखना पड़ता है कंटिन्यूसली, तो उस टाइम पे क्या होता है कि दिक्कत होती है, पेन होता है हाथ में। तो अब इसमें क्या है, ऑटो होल्ड का ऑप्शन दे रखा है, इसमें फीचर्स है, बहुत बेस्ट फीचर्स है, ये बहुत यूज़फुल है। तो ये मेरा मोस्टली हर बार, मतलब पर डे जब मैं रनिंग करता हूँ तो हर जगह यूज़ होता है मेरा, 15-20 जगह ऐसे मोड्स आ जाते हैं जहाँ पर मुझे इसका यूज़ होता ही होता है। बस इसमें हमें ऑफ़ नहीं करनी पड़ती, स्कूटी अगर हमने ऑफ़ कर दिया है ना, कट जब ऑफ कर दे, ऑफ कंडीशन में ये काम नहीं करेगा, ऑन पे और गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। मतलब ये रहेगा कि आप जैसे किसी फ्लाईओवर पर चल रहे हैं, वहाँ पर ट्रैफिक लगा है, ट्रैफिक लग गया, हाँ, तो आपको अगर रोकना तो आपको कोई बटन प्रेस करना होगा या खुद ही वहाँ पर? नहीं, बटन कोई प्रेस नहीं करना होगा, कंटिन्यू जैसे आप चला रहे हो, अब आ गया, ब्रेक मार दी मैंने, ब्रेक छोड़ दिया, वो ऑटो होल्ड हो जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा, वहीं सबसे बड़ा ज़्यादा यूजफुल है इसका। वैसे तो इस फीचर का नाम हिल होल्ड होता है, लेकिन इसका नाम इन्होंने ऑटो होल्ड इसलिए रखा है क्योंकि ऑटोमेटिक है, आपको कोई बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो काफ़ी अमेजिंग फीचर मेरे को ये लगता है इसका, एंड मुझे लगता है बाकी सारी गाड़ियों में भी होना चाहिए, क्योंकि मैं भी अगर कोई बाइक चलाता हूं तो मुझे इस फीचर की कमी महसूस होती है, क्योंकि किसी फ्लाईओवर पर अगर हमें ट्रैफिक लगा है, वहाँ पर हमें रोकनी है, फ्लाईओवर भी नहीं, छोटे छोटे स्लोप भी होते हैं कई जगह, तो वहाँ पर फिर हमें ब्रेक लगा करके रहना पड़ता है। अब दोस्तों
अब बात करते हैं, देखिए ये तो जनरेशन 3 स्कूटर है, जनरेशन 3 के रिव्यू आपको कम ही मिलेंगे। इससे पहले जो जनरेशन 2 स्कूटर था उसके बहुत सारे रिव्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें मैंने देखा था कि ये जो मिरर है उसमें कुछ लोगों की कंप्लेंट रहती थी कि पीछे का सही से नहीं दिखता इसमें। तो आपको क्या लगता है कि ये कंपनी ने चेंज करे हैं या क्या है, मतलब आपका क्या इस पे कहना है? नहीं, अभी सर्विस सेंटर पे मैंने देखा था, जो पहले ओल्ड वर्जन आए थे तो उनके जो शेप थी मिरर की उनकी थोड़ी अलग थी इससे, तो मेरी अलग है। लेकिन मुझे इसमें कोई मेरे को इसका जो व्यू है ना, तो व्यू प्रॉपर आता है, मतलब ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका। बस इसमें ना इसमें थोड़ी एक प्रॉब्लम ये है ना, जो स्क्रू है ना ये एक सिंगल से कर रखा है इन्होंने। अगर डबल में होता तो ईजी होता है। रीज़न क्या है, ये जैसे ही लूज़ हो जाता है, ये इनकेस अगर ये लूज़ हो गया तो ये मिरर इधर भागेगा या इधर भागेगा, कहीं ना कहीं ये फिर ये डैमेज करेगा या ये करेगा इस साइड से, क्योंकि मैंने 2-3 बार इसके लूज हो चुके हैं, फिर मैं इसे प्रॉपर टाइट करता हूँ। और ये पूरा फाइबर है, अगर इसे ओवर टाइट कर दिया तो टूट जाएगा। अगर 2 स्क्रू का ऑप्शन होता तो क्या होता है, 2 में अटक जाता, ठीक है ना, ऐसे स्लोप नहीं हो, मतलब ऐसे मूवमेंट नहीं करता। लेकिन एक में वो मूव करने के चांस होने के ज़्यादा चांसेस है, और उसके लेफ्ट राइट साइड में जो ये फाइबर बॉडीज़ है इनको डैमेज कर देगा। ठीक ठीक ठीक, चलो लोग भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये भी एक तरीके का प्लास्टिक ही है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने लगभग जो मेरे मन में सवाल थे मैंने वो सारे सवाल आपसे पूछ लिए। अब कुछ वीडियो को एंड करने की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और सवाल हैं जो कि आप अपनी तरफ से बताएंगे। जैसे कि मैं पूछूंगा कि इसके बारे में पहले जान लेते हैं पॉजिटिव चीज़ें, कि आपको मेन जो बढ़िया चीज़ें लगती हैं इस बाइक के बारे में, इस स्कूटर के बारे में, पॉजिटिव चीज़ें आप पहले वो बता दीजिए कि आपको कि ये चीज़ें मेरे को बहुत बढ़िया लगती हैं। फीचर इंक्लूडिंग फीचर तो मतलब इसमें तो पहले ओवरऑल तो सब कुछ बढ़िया है, ज़बरदस्त है, क्योंकि एक एथर ब्रांड है। मैं तो एथर ब्रांड पे गया था, ठीक है, एथर ब्रांड है। और सेकंड क्या है, इसका जो एक डैशबोर्ड है, इसका जो डैशबोर्ड है ना, मतलब उसका जो व्यू है, विजिबिलिटी है, ज़बरदस्त है इसका। और इसकी राइडिंग का भी पोस्चर जो है, और इसका पिकअप, बिल्ड क्वालिटी भी औसम है। चार्जिंग का ऑप्शन सबसे बेस्ट मुझे चार्जिंग का लगता है, स्लॉट्स का। अच्छा। चार्जिंग का कि हमने सीधा निकाला, कनेक्टर लगा दिया, जैसे एक वीडा स्कूटी आई है, अदर जगह आई है, उसमें तो निकालो लगाओ, फिर स्कूटी ये बंद नहीं कर सकते हैं, है ना, उसमें तार कटने का भी डर रहता है, कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ज़बरदस्त है। सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगता है इसका? सबसे अच्छा फीचर इसका ऑटो होल्ड का लगता है मुझे तो। अच्छा, और क्या क्या फीचर्स आप थोड़ा सा और बताइए, जो लोगों को समझ में आए कि हाँ ये एथर में कुछ स्पेशल है। एथर में स्पेशल तो एक ऑटो होल्ड का, और अदर में तो है नहीं। फीचर बेस्ट ये भी, और सेकंड ये क्या है, इसका कनेक्टर्स का, चार्जिंग का। अच्छा, चार्जिंग कनेक्टर इसका यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि ठीक है, बढ़िया है। ओके। अच्छा, इसके सॉकेट्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसा है ना, एकदम कंफर्ट होता है। मतलब ये नहीं कि एक सस्ती जो स्कूटी ले लेते हैं। मैंने अभी ओला चलाई नहीं है, ओला का मुझे खैर एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे ओला का, हाँ, अभी मैंने बताया ना, जैसे कि मेरे 2-3 बार ऐसा हुआ है कि सडनली मैं 60-65 की स्पीड में हूँ, तो गड्ढा आ गया बीच में, तो एकदम ही ऐसे एंटी हुई और एकदम ही अप हो गया। तो उस कंडीशन में मेरा बिल्कुल होल्ड, मतलब कि ये है कि बैलेंस बन गया था, मतलब, और ना मुझे कोई प्रॉब्लम आई, ना स्कूटी में कोई प्रॉब्लम आई। अब ओला में, जैसे ओला में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, सस्पेंशन टूट जाते हैं, है ना, थोड़ा उसका है। ओला तो हर जगह बदनाम है। हाँ, नहीं, ओला की इतनी बुराई नहीं करते। ओला में पहले तो फायर का था, बस एक सस्पेंशन का है, बाकी ओवरऑल अच्छा है। ये लुक में अच्छी लगती है, सबसे बेस्ट ये है, स्पोर्टी लुक है, चलाने में भी और लुक वाइज भी। वो थोड़ी बल्कि सी लगती है, बैक साइड से अजीब सी लगती है, लेकिन ये लुक वाइज भी, चलाने में भी, इसकी परफॉर्मेंस हर कुछ औसम है। बस एक चीज़ की कमी लगती है, बस इसके अंदर ना एक रेंज और बढ़ जाती है ना, और ज़बरदस्त काम हो जाता है। अच्छा, रेंज आपने नेगेटिव में मेरे बिना पूछे गिनवा दिया रेंज। तो रेंज ही सबसे आपको कम चीज़ लगती है, नेगेटिविटी लगती है, या और भी कोई आपको चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें कि आपको इस गाड़ी के बारे में नेगेटिव लगती हो, तो वो ज़रूर बताइए आप। मुझे सबसे नेगेटिव जिसकी सीट लगती है, सबसे ज़्यादा इसकी सीट। बस इसकी सीट बिल्कुल इतनी कंफर्ट नहीं है, बिल्कुल भी बकवास। मुझे लगा जितनी स्कूटी प्यारी लगती है ना, उससे ज़्यादा मुझे इसकी सीट बेकार लगती है, मतलब मेरे लिए यहाँ पे। तो भाई की नज़रों में सबसे जो वाहियात चीज़ है इसकी सीट है, राइडर के लिए, पिलियन के लिए नहीं, सबसे वाहियात सीट है इसकी, मतलब। और इनकी नज़रों में जो सबसे अच्छा फीचर है वो तो ऑटो होल्ड है, एंड दूसरा इनका चार्जिंग का जब पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। और स्टॉकर भी मेरे बहुत फेवरेट है, स्टॉकर भी कहीं धक्का आ गया, झटके आ गए, ऐसा नहीं है कि सही चलती है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं वो सवाल मेरे को याद नहीं रहा कि क्योंकि इसमें बैटरी जो है रिमूवेबल नहीं है, डिटैचेबल नहीं है, तो फिक्स्ड बैटरी है। तो उसमें क्या होता है कि आप घर पे हैं, अगर आपका घर ग्राउंड फ्लोर पर है तो आप वहाँ पर चार्ज कर सकते हैं, या अगर आप कंपनी में जा रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर पर आपका ऑफिस है तो वहाँ चार्ज कर सकते हैं पार्किंग में। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका घर ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पर है,
तो वहाँ पर तो आपको बैटरी निकाल करके ले जानी पड़ेगी, आप अपनी बाइक को तो नहीं ले जा सकते। तो उसमें आपको क्या लगता है कि यार अगर डिटैचेबल बैटरी होती तो क्या बढ़िया होता? और आपको कभी इसके हिसाब से कभी प्रॉब्लम हुई है कि यार कहीं मैं रिलेटिव के घर जा रहा हूँ, किसी यार दोस्त के घर जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को बैटरी चार्ज करनी है, तो इस तरह की कभी प्रॉब्लम फेस करी है? नहीं, ऐसी प्रॉब्लम तो मैंने फेस नहीं की है, लेकिन हाँ ऐसा है कि अगर फेस करता हूँ तो प्रॉब्लम तो आएगी, पक्का कंफर्म है। लेकिन इसके लिए हम एक पावर सॉकेट दे सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक लॉन्ग लेंथ की एक वायर हो, उसमें पावर सॉकेट जो 16 एम्पीयर का जो घर में पावर सॉकेट यूज़ करते हैं ना, तो वो अपने पास अगर रख लो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस जितना भी डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस तक केबल रख लो तो कर सकते हैं। नहीं तो बंदा अगर जैसे फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में अगर उसका रूम है, जैसे कि रहते हैं फ्लैट में, उनके लिए ये स्कूटी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं होगा, या फिर वायर का ऑप्शन देना पड़ेगा उनको, कहीं से लेना पड़ेगा कनेक्शन, ये प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इसमें रिमूवेबल बैटरी नहीं है। एक्चुअली क्या फिक्सिंग होती है वो इस सेक्शन में है, पूरी फिक्स बैटरी है। ये फिक्स बैटरी है ना? ओके, ठीक। अच्छा, हेलमेट का जो इसमें साइज रहता है, फुल फ्लैश हेलमेट आ जाता है इसमें? नहीं, फुल फेस तो मैंने अभी डाल ही रखा है। वैसे फुल फेस आ जाएगा, बस अगर फुल फेस डाल दिया तो इसका जो पोर्टेबल चार्जर है वो नहीं आएगा इसमें। ओके, चार्जर के साथ आपका हाफ वाला जो रहता है ना, हाफ कट हेलमेट, वो भी आ जाएगा? वो भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा, हाफ कट भी नहीं आएगा। अगर आपने पोर्टेबल चार्जर रख लिया तो उसके बाद तुम कुछ छोटे मोटे आइटम कैरी कर सकते हो इसमें। अगर चार्जर नहीं रखा तो आप हेलमेट रख सकते हो, बाकी अदरवाइज जो हेलमेट के अंदर जो भी आइटम आ सकता है वो रख सकते हो। इतना स्पेस नहीं है, हेलमेट जितना स्पेस है बस इसमें। ठीक है, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर। अब बस आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आउट ऑफ 10 कितने नंबर आप देना चाहेंगे इसमें? इसको आउट ऑफ 10 में 9 नंबर। 9 नंबर है, 1 नंबर काटा है भाई ने, और वो रीज़न भी बताया। एक तो सीट अच्छी लगती है और कुछ छोटा मोटा रीज़न रहा होगा जो अभी याद नहीं आया होगा, बाकी ठीक है, हम सब अच्छा, सब कुछ सही लगता है। ठीक है, तो सीट का 1 नंबर कटा है यहाँ पे। बाकी ओवरऑल भाई को बहुत बढ़िया स्कूटी लगी है। एक रेंज बताया आपने, रेंज और थोड़ी सी हाँ, रेंज भी अगर थोड़ी बढ़ जाती है। एक्चुअली क्या उन्होंने रेंज पहले से डिसाइड कर रखी है, जो भी इन्होंने 3.5 की जो बैटरी यूज़ करी, 3.7 कर रखी है, और जो 6 कुछ समथिंग की इसकी मोटर है, तो उस रेंज के हिसाब से इन्होंने अपना डिजाइन कर रखा है। शायद इन फ्यूचर कभी शायद बैटरी चेंज करने पे या कुछ इसका रेंज इंक्रीज हो जाए, जनरेशन 4 में करेंगे वो। लेकिन यह है कि स्कूटी का जो बैटरी ईवी में आ रखे है ना, तो ईवी में अगर ज़्यादा ही रेंज हो, है ना, मतलब पर डे का मतलब 100-150 की भी रेंज है, क्योंकि पर डे बंदे का एक रेगुलर का क्या होता है, अब लोग गुड़गांव जाएंगे, नोएडा जाएंगे, है ना, तो नोएडा गुड़गांव लेकर अगर बात की जाए तो अगर 150 समथिंग का रेंज हो, मतलब बंदा कम से 60-65 तक बंदा चले जाता है ना, पर डे का अगर हो तो बंदा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू मोनू भाई। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, ऑटो हो, तो कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, अगर आप उसका ओनरशिप एक्सपीरियंस मेरे साथ मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप डीएम कीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों का शेयर करना, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।